हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर 8 का लास्ट टॉपिक है और उसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हम आज इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर कोई भी इंसान रिप्रोडक्टिव एज में जा चुका है और रिप्रोडक्शन करने के लायक हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही मायने में मैच्योर है, क्योंकि मैच्योरिटी होती है वो डिफरेंट लेवल पे चाहिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेंटल लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे और रिप्रोडक्टिव लेवल पे, हर लेवल पे मैच्योर होना ज़रूरी है, तभी प्रॉपर रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन रहती है। अब क्या होता है कि आज के टाइम पे भी क्योंकि हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी भी एक तरह से रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। और आज के टाइम पे भी बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे या जस्ट आफ्टर गिविंग बर्थ टू द किड, यानी कि बच्चे को जन्म देते ही उनकी डेथ हो जाती है, फीमेल्स की डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर केयर कैसे की जा सकती है एक मदर की, एक प्रेग्नेंट वीमेन की, वो हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है। और कई बार ऐसा होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से भी प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता है फीमेल्स को, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो एक तरह से हर लेवल पे, यानी कि मेंटल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे और रिप्रोडक्टिव लेवल पे हर तरीके से मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम ना कुछ बीमारियों के बारे में, कुछ डिज़ीज़ के बारे में बात करते हैं। देखो, जो डिज़ीज़ होती है ना वो बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। एक होती है कंटेजियस डिज़ीज़। कंटेजियस डिज़ीज़ का मतलब ये होता है जो एक ऑर्गेनिज्म से, यानी कि एक इंडिविजुअल से, पेशेंट से, जो हेल्दी इंसान होता है उसके अंदर बहुत इजीली चली जाती है। अगर मान लो कोई पेशेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका एग्ज़ाम्पल जो है सबसे सिंपल है, वो है ज़ुकाम। अगर किसी पेशेंट को ज़ुकाम हो रखा है और अगर हम उसके आसपास हैं, हम उससे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, उसके जूठे बर्तन अगर यूज़ कर रहे हैं या उसके पहने हुए कपड़े अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो बीमारी बहुत जल्दी, यानी कि दूसरे इंसान को, जो हेल्दी पर्सन है ना, उसको भी बहुत जल्दी ज़ुकाम हो सकता है। तो ऐसी बीमारियों को बोलते हैं कॉन्टेजियस डिज़ीज़। बट कुछ ऐसी डिज़ीज़ होती हैं जो कि नॉन कंटेजियस होती है। नॉन कंटेजियस मतलब ऐसे में अगर पेशेंट के साथ रहने में या पेशेंट के साथ खाना खाने में या उसके यूज़ किए हुए कपड़े यूज़ करने से ये बीमारियां नहीं फैलती हैं। इसका एग्जाम्पल है कैंसर। अगर किसी पेशेंट को कैंसर है लेकिन अगर हम उसके साथ बैठे हैं या हम उसके साथ खाना खा रहे हैं या हम उसके यूज़ किए हुए कपड़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो कैंसर जो है वो पेशेंट से हेल्दी पर्सन में नहीं जाएगा। लेकिन एक और तीसरे टाइप की बीमारी होती है जिनको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को शॉर्ट में एसटीडीज़ भी बोलते हैं। इनमें क्या होता है, ये बीमारियां भी ऐसी होती है कि अगर किसी पेशेंट को एसटीडी है तो अगर हम उसके साथ रहते हैं या हम उसके साथ खाना खाते हैं, उसके यूज़ किए हुए कपड़े अगर यूज़ करते हैं, तो वो पेशेंट से हेल्दी इंसान में नहीं होगी। पर जो ऐसी बीमारियां होती है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, वो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स पेशेंट से उसके पार्टनर में जा सकती है। और एसटीडीज़ के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं हम उनको देखते हैं। देखो, कुछ बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होती है, जैसे कि गोनोरिया और सिफिलिस। उसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जो कि है वायरस की वजह से होती है, जैसे कि वार्ड्स या फिर एचआईवी एड्स। ये चारों के चारों जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पेशेंट को इनमें से कोई बीमारी है, उसको चाहे बैक्टीरिया की वजह से ही बीमारी हुई हो, चाहे वायरस की वजह से बीमारी हुई हो, पर उस पेशेंट में ये बीमारी है, तो उससे क्या होगा, उससे उस पेशेंट से उसके पार्टनर में ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ये वाली बीमारी उसके पार्टनर को भी हो सकती है। लेकिन साथ में खाना खाने से या साथ में मतलब यूज़ किए हुए कपड़े यूज़ करने से, पेशेंट के यूज़ किए हुए कपड़े अगर यूज़ करते हैं या फिर उसके साथ बैठकर खाना खाते हैं या उसके आसपास रहते हैं, ये बीमारियां उससे नहीं फैलती हैं। ये वाली बीमारियां सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से फैलती हैं। तो ऐसी बीमारियों के टाइम पे क्या होता है कि एक प्रोटेक्शन लेने की बहुत ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मेल्स होते हैं ना, वो कॉन्डम्स यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो बीमारियां हैं ये पेशेंट से उसके पार्टनर में ना हों। अब क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि लोग चाहते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जो फीमेल्स हैं वो प्रेग्नेंट ना हों,
तो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेथड्स यूज़ किए जाते हैं जिनको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। सो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जो फीमेल्स होती हैं उनमें फर्टिलाइजेशन ना हो या फिर उनमें प्रेगनेंसी ना हो, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सके, उसके लिए जो मेथड्स यूज़ होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। और ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक होता है मैकेनिकल बैरियर, जिसका एग्जांपल है कॉन्डम्स। कॉन्डम्स को मेल्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो स्पर्म होता है वो मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी में नहीं जाता है और प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इस टाइप का जो मेथड होता है उसको बोलते हैं मैकेनिकल बैरियर। इसके अलावा होता है हार्मोनल बैरियर। हार्मोनल बैरियर का एग्जांपल है पिल्स, यानी कि इसमें क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं वो पिल्स खाती हैं। पिल्स मतलब दवाइयाँ खाती है, और वो दवाइयाँ हार्मोन्स की बनी हुई होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब फीमेल्स ये पिल्स खाती हैं उनकी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी जो होती है उसको रोका जा सकता है। तो ऐसे बैरियर को बोलते हैं हार्मोनल बैरियर। अब जो तीसरा मेथड है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जिसका एग्जांपल है कॉपर टी। तो इसका नाम कॉपर टी इसलिए है क्योंकि ये टी शेप का बना होता है और ये कॉपर का बना होता है। इसका काम क्या होता है, इसको ना यूटेरस में डाला जाता है, फीमेल की बॉडी में यूटेरस में इम्प्लांट किया जाता है, और ये फिर धीरे धीरे कॉपर को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर फीमेल की बॉडी में स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म्स जाते हैं अगर, तो जो वो धीरे धीरे कॉपर रिलीज़ हुआ होता है उसकी वजह से स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है वो भी अफेक्ट होती है, यानी कि जो स्पर्म है अब वो फेलोपियन ट्यूब तक जाने लायक नहीं बचता है, और दूसरा जो स्पर्म्स होते हैं वो भी डिग्रेड होने लग जाते हैं। उसके बाद चौथा जो मेथड आता है वो है सर्जिकल मेथड। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सर्जरी इन्वॉल्व होगी। अब मेल के केस में क्या होता है, उनमें वास डिफरेंस प्रेजेंट होता है, और वास डिफरेंस का रोल क्या होता है, जो भी टेस्टिस में स्पर्म्स बने वो वास डिफरेंस से होते हुए फिर यूरेथ्रा में जाएंगे। तो सर्जरी की हेल्प से वास डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो टेस्टिस में स्पर्म्स बने अब वो क्या है, वो यूरेथ्रा में नहीं जा पाएंगे। सो इन फ्यूचर वो फीमेल की बॉडी में भी नहीं जा पाएंगे। उसके अलावा फीमेल के केस में क्या होता है, उनमें फेलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, सर्जरी की हेल्प से फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, अगर फीमेल की बॉडी में स्पर्म चले भी गए, लेकिन क्या है कि अब फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया गया है, तो जो स्पर्म्स हैं वो अब एग से नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और जो प्रेगनेंसी है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। अब बात ये है, जो ये चारों मेथड हैं इनमें से जो पहला मेथड है जो मैकेनिकल बैरियर है, इसकी हेल्प से क्या है कि एक तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जो मैकेनिकल बैरियर है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। दूसरा, इसकी हेल्प से एसटीडीज़ जो होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती हैं वो भी रोकी जा सकती है। लेकिन जो ये बाकी के तीन है ना, इन तीनों का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पिल्स खा रहे हो हार्मोन वाली, तो हार्मोन लेवल के चेंज होने की वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सिमिलरली कॉपर टी जो डिवाइस है उसकी वजह से भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और अगर सर्जरी सही से नहीं हुई है तो सर्जरी की वजह से भी कई बार साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, अगर वो ट्रेन डॉक्टर की गाइडेंस में नहीं हुई है तो बेसिकली बाकी के जो तीन मेथड्स हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। और उसके अलावा क्या होता है, ये सारे के सारे मेथड्स जो हैं, ये तीनों मेथड्स जो हैं, ये एसटीडीज़ को नहीं रोक पाते हैं। लेकिन जो पहला मेथड है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, वो एसटीडी को भी रोकता है और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि ना ये मेथड ना यूज़ करने की वजह से और प्रॉपर प्रोटेक्शन ना लेने की वजह से जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। उसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि बाय मिस्टेक ये वाले मेथड्स यूज़ करने के बाद भी, लेकिन बाय मिस्टेक वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं जो फीमेल्स हैं। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, उस केस में जो फाइनल तरीका होता है वो है अबॉर्शन का। तो वहाँ पे या तो एम्ब्रियो लेवल पे या फीटस के लेवल पे जो ये एम्ब्रियो या जो फीटस होता है उसको फीमेल की बॉडी में से रिमूव कर दिया जाता है, यूटेरस में से रिमूव कर दिया जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं अबॉर्शन। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है ये एक लीगल लेवल पे होना चाहिए, और दूसरा ये एक ट्रेन डॉक्टर की गाइडेंस में ही होना चाहिए।
अभी भी क्या होता है, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे क्या होता है, देखो मेल को ना प्रेफर किया जाता है कि हमारे घर में मेल चाइल्ड हो लेकिन फीमेल चाइल्ड ना हो। ऐसा आज भी बहुत सारी कंट्रीज़ में होता है। हालांकि ये जो लेवल, ये वाला जो मेंटेलिटी है अब लोगों की, वो चेंज हो रही है। हर जगह ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे अभी भी मेल चाइल्ड को प्रेफर किया जाता है और फीमेल चाइल्ड को प्रेफर नहीं किया जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो कई बार ऐसा करते हैं कि जब फीटस लेवल पे होता है ना, तो फीटस का जो जेंडर है वो चेक कराते हैं कि जो फीटस है वो मेल है या फीमेल है। और अगर बाई चांस अगर वो मेल फीटस है तो ठीक है, बट अगर वो फीमेल फीटस होता है तो लोग क्या करते हैं, अबॉर्शन करा देते हैं। तो ये जो तरीका होता है ये एक इलीगल प्रोसेस होता है और इसको बोलते हैं फीमेल फीटिसाइड, यानी कि कन्या भ्रूण हत्या। यानी कि जो फीमेल होती है फीटस लेवल पे होती है और उस फीटस को किल कर दिया जाता है, यूटेरस की बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है फीमेल फीटस को। और ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसीजर होता है, ये इलीगल प्रोसीजर होता है और इसको अकॉर्डिंग टू द लॉ लीगल नहीं माना जाता है। लेकिन कई लोग आज भी इलीगल वे में ये करवाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सो अबॉर्शन जो होता है वो एक बहुत ही मतलब एक लीगल प्रोसेस होता है और दूसरी चीज़ वो एक ट्रेन डॉक्टर की गाइडेंस में होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर जो फीमेल होती है उसको कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, कोई बीमारियां, दूसरी टाइप की बीमारियां ना हो पाए। तो ये जो सारे मेथड्स होते हैं ये होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। और उसके अलावा आज हमने देखा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं और एक्चुअल में जो मैच्योरिटी होती है वो हर लेवल पे होनी चाहिए, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, रिप्रोडक्टिव, हर लेवल पे होनी चाहिए। सो ये था आज का लास्ट टॉपिक चैप्टर 8 का। सो बी हैप्पी एंड बी हेल्दी एट ऑल द लेवल्स। थैंक यू सो मच।